चलो बच्चों, तो अब हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर ने फिजिक्स का कर ही दिया था, तो केमिस्ट्री का देख लेते हैं। बहुत आसान सवाल था। तो पहला हमारा कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन NM एंड L, ठीक ना। अब जो NM है वो नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू है यार। तो तुम लोग को बताया भी क्या होगा कि जो 2L + 1 यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू। तुम यहाँ से बता भी था, क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे D के लिए देख लो, तो D के लिए एक L की वैल्यू क्या ले लो तुम, 2 ले लो। यहाँ रखोगे तो D के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। तो 5 वैल्यू होती भी -2 से कहाँ से लेके +2 के बीच में यार, है ना। तो बस यही तुमसे पूछना चाह रहा है यार कि कै वो वैल्यू रखेंगे। तो S है तो यहाँ पे 1 रखोगे, S के लिए 0 रखोगे तो 1 आएगा। वैसे P के लिए 3 आ जाएगा और D के लिए क्या 5 आ जाएगा। तो ये बताया हुआ है, तो इसका पहला होगा, ठीक। अब कह रहा है कि एलिमेंट फॉर्म लार्जेस्ट एनायन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ करना कुछ नहीं, बस खाली -2 कर दो, नोबल गैस आना है ना। यहाँ -1 कर दो, यहाँ -3 कर दो, यहाँ +1 कर दो, है ना। और उसके बाद देखो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो इसी का तो होगा, N-3 का होगा, है ना। ये तो बिल्कुल रिमेंबर करना है, रखना है। हाँ, नियोप्रीन का यूनिट होता है मोनोमर, आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझना है ही नहीं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ देखो यार, है ना, ये जो है जो N2Cl है ना, डाइजोनियम साल्ट है बेसिकली। जब यहाँ Cu2Cl2 Br2 से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा यार, है ना। पहली बार यहाँ Br आ जाएगा, ठीक है, Br आ जाएगा, ठीक। NCERT में दिया हुआ भी, पहली बार में Br आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जब Mg से होगा, है ना, ग्रिग्नार्ड से होगा, तो यहाँ पे MgBr हो जाएगा। अब ये MgBr हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, इस स्टेप के बाद, है ना, ये MgBr हो जाएगा। अब MgBr में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या होता है माइनस चार्ज, है ना। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यही होता है। अब इसका अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर से अगर रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से बेसिकली H+ को क्या होगा, यहाँ पे लेके चला आएगा, है ना। यहाँ से H+ आके यहाँ पे अटैक कर देगा, H+, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यही बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक ना। फिर अगला देखते हैं 55। तो एक तो बहुत ही आसान सवाल, एकदम डायरेक्ट सवाल है फार्मूला पे, है ना। ये कह रहा है कि आपका दिया हुआ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आप फार्मूला जानते होंगे, कप्पा बराबर क्या होता है, C/G। कप्पा कितना दिया हुआ है, 0.021। C जो होता है वो आपका क्या होता है, कंडक्टेंस से दिया 1/60। सेल कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है यार जी, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ से बना लो यार, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा कौन सा, है ना, 3rd, ठीक है। चलो यार, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ बताने की जरूरत है, एकदम डायरेक्ट है। सब जानते हैं कि जो डायमंड है वो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। जो फ्लूरेन होता है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कोक है वो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ग्रेफाइट होता ही है लुब्रिकेंट। तो एकदम बिल्कुल डायरेक्ट है, टिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है यार। अगला आपका दिया है रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर इफेक्ट करता ही करता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है यार। और आगे कह रहा है मिनिमम अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड। तो ये तो डिफिनेशन है यार एक्टिवेशन का, बताया गया था आप लोगों को ना। जो मिनिमम एनर्जी हम देते हैं ताकि थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो ये तो सही है, ये सही है, लेकिन पहला वाला क्या है, गलत है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है ना। 58 अभी संदीप सर करेंगे, मैं 59 आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। 59 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही है तो 59 देख लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग होगा जी। पहले इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फिर यहाँ से करता हूँ उसको। तो देखो ये अभी ऊपर चला गया है। देखो 59, 60 दोनों फिजिकल का है ना, फटाफट में कर देता हूँ। तो 59 में आपका कह रहा है कि ये कंपाउंड फॉर्म बाय 2 एलिमेंट A एंड B, है ना। B फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैक। तो क्यूबिक क्लोज मतलब B कितना हो गया, 4 हो गया। फिर कह रहा है A जो है 1/3 टेट्राहेड्रल वाइड, क्या होता है 8 का 1/3, ये 1/3। यहाँ से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 8। फिर सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो B कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। कह रहा है एक को x मानो, एक को y मानो, x by मानो और दोनों को जोड़ दो। तो 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो है ना, आसानी है। फिर कह रहा है मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम 20% प्योर। तो देखो CaCO3 को हम गर्म कर रहे हैं और क्या बन रहा है CaO और प्लस CO2 और ये 20 ग्राम है।
और प्यूरिटी इसकी कितनी है 20%। 20% प्यूरिटी का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली में 4 ग्राम ही है। 20 इंटू 0.2 मतलब 4 ग्राम ही एक्चुअली क्या है, ये प्योर है। 4 ग्राम प्योर है बस, ठीक है, 4 ग्राम ही है प्योर। ठीक, अब 4 ग्राम में आप देखेंगे कि 1 मोल से कितना मोल बन रहा है, 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो यहाँ 4 ग्राम में मोल निकाल लो तो मोल कैसे आएगा, 4/100, ये नंबर ऑफ मोल आ गया। और जितना मोल इधर होगा उतना ही मोल CO2 का, तो CO2 का मोल भी कितना हो जाएगा 0.04, ये मोल ऑफ CO2 हो गया। ये CO3 का मोल है, मोल ऑफ CO2 है। अब मोल के बाद वेट निकाल लो यार, तो मोल बराबर क्या होता है, वेट, और साथ में मोलर मास CO2 का कितना हो जाएगा 44, तो मल्टीप्लाई कर लो तो वेट ऑफ CO2 आ जाएगा। ठीक ना, 1 मोल से 1 मोल तो 0.04 मोल से, है ना, 0.04 मोल बनेगा, वहाँ से वेट निकाल लेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है तो संदीप सर अभी आगे आप लोग को डिस्कस करेंगे। आइए। हाँ भाई चलो अपने 58 का कह रहे थे ना आप, ठीक है। तो 58 तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही सिंपल सा, मतलब कुछ कंसेप्चुअली इसमें कुछ है ही नहीं। अपने कॉम्प्लेक्स में 2 फॉर्म बताते हैं, एक होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स और एक हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। जहाँ पे लिगेंड सेम रहते हैं वो हमारे लिए होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ट्राई ऑक्जेलेटो, तो ट्राई ऑक्जेलेटो के अंदर जो तीनों के तीनों लिगेंड्स हैं वो क्लियरली ऑक्जेलेट हैं और इसके अलावा कोई और लिगेंड यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इसका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। उसके बाद अगर अपने बात करें, इसमें नीचे भी कोई डिस्कस करना है 61, ठीक है। ये जो 61 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए अलग अलग टीचर्स लोगों के अलग अलग ख्याल आते हैं। मैं अपने कोचिंग में भी जब डिस्कस कर रहा हूँ था लोगों के साथ, तो अलग अलग ख्याल होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन को रिजर्व्ड क्वेश्चन मानता हूँ। मैं अपनी तरफ से जो इसका आंसर बताना चाहता हूँ वो है इंडियम InI3, ठीक है। ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा InI से, ठीक है। इसका कारण ये रहेगा कि यहाँ पे इंडियम जो है वो +3 फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ वाला जो इंडियम है ये +1 फॉर्म में है, और इंडियम +3 फॉर्म जो होती है वो इंडियम +1 के कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और ये जो थैलियम से रिलेटेड जो इश्यू उठ रहा है वो ये है कि TlI3 जो है आपका, ठीक है, TlI3, उसमें जो आयोडीन है वो उसको आप नॉर्मल I- आयोडाइड आयन मत लो, ये I3 पे सिंगल माइनस आयन है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो दोनों केस में थैलियम है, इन दोनों एग्जाम्पल में इन दोनों में जो थैलियम है वो +1 का ही है, ठीक है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम +1 थैलियम +3 से ज़्यादा स्टेबल जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा इशू ही नहीं है, यहाँ थैलियम +3 है ही नहीं, यहाँ थैलियम +1 है, ठीक है। और इंडियम जो InI3 और InI है, ठीक है, जो आपका B ब्लॉक बोरोन फैमिली का चाहे कार्बन फैमिली का, इनका जो लास्ट एलिमेंट जो हम लोग थैलियम प्लस कार्बन फैमिली में जो लेड लेते हैं उसमें हम बोलते हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने हायर वाले से ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, और उससे ऊपर वाले तक में हायर ही जो होती है वो अपने से लोअर वाले से ज़्यादा स्टेबल होती है। SN+2 और SN+4 में SN+4 ही ज़्यादा स्टेबल होता है। उसी तरीके से इंडियम +3 और इंडियम +1 में इंडियम +3 ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उस भी आप पे जो आपका आंसर बनना चाहिए वो सेकंड बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आंसर जो है आपको 4 दिया गया है, क्योंकि इसमें वही बात है ना, मैंने बोला इसमें थोड़ा कुछ रिजर्वेशन था मेरी तरफ से, ठीक है, और ये आंसर ओवरऑल डिस्कशन पे निकाला गया है, ठीक है। तो कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको 4th का आंसर बताया जा रहा है, कुछ को सेकंड के पॉइंट से बताया जा रहा है। मैं अपना आंसर देना चाहूँगा, मैं सेकंड आंसर बता रहा हूँ इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप वोल्फ-किसनर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन दोनों का मतलब जानते ही हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सीधा सीधा जो है क्लेमेंसन रिडक्शन है, और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर आपका जो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O है वो दोनों तरफ से एल्केन वाले पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O एल्काइल ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा, ठीक है। बात करते हैं 63 की। तो 63 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो 2 फंडामेंटल पार्टिकल से बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल पार्टिकल के नाम पे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को काउंट करते हो, ठीक है। तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल, तो ये तो गलत आंसर हुआ, ठीक है। इसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ये सही है। उसके अलावा ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें डी की,
प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो इतना सब जानते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स हैं, ना कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसके अलावा जैसे आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में तो एटम को ही मैटर का जो है अल्टीमेट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया था, इसलिए ई जो है वो भी सही है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट्स बननी है वो आपकी बी, सी एंड ई हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 63 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 फिजिक ये केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि R बराबर K, ठीक है, इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी लिखा हुआ है, ये रेट लो एक्सप्रेशन इसका दिया हुआ है, और यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए ए की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने की बात की गई है। तो जब आप इसको 3 टाइम्स करोगे तो 3 टाइम्स के स्क्वायर के नाते जो रेट होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3rd होगा, इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 9। उसके बाद अपने पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के सामने इसकी स्टेटमेंट है, मैं जो भी पढ़ूंगा उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। एनसीईआरटी की क्लियर कट स्टेटमेंट है ये, ठीक है, एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम टू सेम वर्ड के साथ ये स्टेटमेंट रिपीट की गई है। और एक टीचर होने के नाते जब भी हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको बार बार एक चीज़ बोलते हैं, ठीक है, कि आपका पॉलीमर वाला चैप्टर, आपका ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाला चैप्टर, मेटलर्जी वाला चैप्टर, ये जो बिल्कुल याद करने वाले टॉपिक है, इनका आपको एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड, ठीक है, कहाँ कौन से वर्ड में क्या चीज़ मेंशन है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आजकल का जो पेपर पैटर्न है उसमें आप लोग कुछ भी देखो, ठीक है, उन्होंने एक रट्टा लगाने वाला जो सिस्टम है इसको बना रखा है। पिछले 3-4 साल के पेपर में, 3-4 साल में इन्होंने ये किया है कि हर बार पेपर में कितना आप याद रख सकते हो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को, लाइंस को, ये उनका मेन मकसद हो गया है पूछना। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बस इन्होंने फिर वही एक माइन्यूट सा चेंज किया, और उस माइन्यूट से चेंज की वजह से हो सकता है बच्चे आंसर गलत भी करें। ठीक है, हम लोग भी जब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को रीड किए तो मैं पहला और दूसरा दोनों को स्टेटमेंट को सही समझ के बैठ गया, क्योंकि मैंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि इतना छोटा सा चेंज ये कर देंगे। ठीक है, इन्होंने फॉस्फोरस एसिड लिखा है जबकि यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड होगा। ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। फॉस्फोरस एसिड एनसीईआरटी में फॉस्फोरिक लिखा है, यहाँ इन्होंने फॉस्फोरस लिखा है, और इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, और इसका जो आंसर बनेगा वो 3rd आंसर बनेगा। इस छोटी सी रीडिंग वाली मिस्टेक की वजह से जो हम लोग पहले इसका फर्स्ट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आंसर मार्क किया हुआ आपको नजर आ रहा होगा, वो पहले हम लोग फर्स्ट आंसर मार्क कर दिए थे। ठीक है, तो इस बस सिर्फ क्वेश्चन को आप किस फॉर्म में रीड करते हो यही मायने रखता है। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन की रीडिंग के दौरान आप एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। खासतौर पे कोई कंपाउंड वगैरह का जो नाम इन्होंने यूज़ किया है उसमें कोई छोटा मोटा माइनर चेंज भी करा है या नहीं करा है। तो यहाँ फॉस्फोरस है और होना यहाँ पे फॉस्फोरिक चाहिए था, तो ये सही हो जाता। उसके बाद ये मीनिंग मतलब कोई बहुत अच्छा सा कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो इसको मानूंगा नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, लेविस एसिड कौन है, तो अमोनिया H2OOH-, ये सारे लेविस बेस हैं लोन पेयर होने के नाते। BF3 जो है उसमें बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसी भी आप पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसी भी आप पे BF3 जो है वो अपने आप में एक लेविस एसिड है। उसके बाद 67 में बोला गया कि कौन सा जो कंपाउंड है वो आपको प्राइमरी अमाइन नहीं देगा। तो रिएक्शंस आपके सामने, पहली रिएक्शन में CH3CONH2 को Br2KOH के साथ रिएक्ट करवाया गया, जो कि आप सारे जानते ही होंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम चेन से कम हो जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 और NH2। ठीक है, ये बीच वाला जो CO पार्ट है वो गायब हो जाएगा। मुझे ज़्यादा लिखने की इसकी आदत नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इस पर ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो वैसे भी CN ग्रुप जो होता है उस CN ग्रुप को प्राइमरी अमाइन ग्रुप में यानी CH2NH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है। उसके बाद आपका जो CH3NC है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो NC को कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन किस में कन्वर्ट करेगा इस केस में, ठीक है, NC होना चाहिए था, सॉरी, ये चलो यहाँ C कर दे रहा हूँ, और ये C के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे CH3NH2 और CH2 ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, जो कि एक सेकेंडरी अमाइन है ना कि प्राइमरी अमाइन है। तो सीधा सीधा इसका आंसर 3rd आंसर है। ठीक है,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो अमाइड्स को प्राइमरी अमाइन में रिड्यूस करता है, तो ये फोर्थ वाला सही है, मतलब प्राइमरी अमाइन देगा अपने को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देख लो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि किस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के अबाउट, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो NH3 वाला जो केस है उसमें नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं और उसमें से 3 शेयर्ड हो जाते हैं, तो शेयर्ड हो जाने की वजह से ये टोटल आपके 6 + 2 8 हो गए, ठीक है। ये गलत इधर अलग छप गया। और यहाँ पे आपका जो AlCl3 है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर होंगे तो इसके पास टोटल मिला के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इसके बाद BeCl2 है, BeCl2 में बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर हो जाएंगे तो टोटल मिला के इसके पास 4 हो जाएंगे, जबकि 6 भी नहीं हुए, 8 तो दूर की बात है। हाँ, PCl5 में CCl4 में कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ने 4 बार शेयर किया तो टोटल हो गए 8 आपके पास। PCl5 में 8 से कम की बजाय उल्टा 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों के पांचों शेयर हो चुके हैं, तो टोटल मिला के इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे AlCl3, BeCl2 और PCl5 ये मिला के 3 ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर जो ऑक्टेट रूल है वो एक तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये पहला आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 आप नोटिस करो। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, ठीक है। ऐसी जनरली कई सारी रिएक्शन जैसे कॉपर का ऑक्साइड लेके या इसके सिल्वर आयन का कोई कंपाउंड लेके उसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्ट कराते हुए, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव नेचर की जो मेटल्स होती हैं उनके ऑक्साइड्स या कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोजन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। पर बात यह है कि लेस रिएक्टिव मेटल का होना चाहिए, ठीक है। कॉपर, सिल्वर इस टाइप की चीज़ है तो यहाँ पे ये उसको रिड्यूस कर सकता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, जबकि इन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D2O का कितना बड़ा रोल है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म में बार बार देखने को मिलता ही है। जो आप मैकेनिज्म सजेस्ट करते हो, पता करते हो, उसमें जो आइसोटोपिक इफेक्ट होता है D2O लेते हुए वो मैकेनिज्म मतलब आइडेंटिफाई करने में या मैकेनिज्म को समझने में हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प करता है। उसके बाद हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन वगैरह जो टाइप की जो रिएक्शंस है, एल्कीन का जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस है वही आपको सैचुरेटेड फैट देता है, तो ये ABC सही है। उसके अलावा D वाला जो पार्ट है, मैं अपने लेक्चर्स में अपने क्लास के अंदर बार बार बोलता हूँ कि सिमिलर एटम्स के बीच का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच का होता है, ठीक है, सिमिलर एटम्स के बीच में, ठीक है। सिमिलर एटम्स के बीच का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का होता है। और अदरवाइज बोलता हूँ, हाँ, हेटेरो एटम्स के केस में जो बताता हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, हेटेरो एटम्स के बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, वो HF के बीच का होता है, ठीक है। वो क्लास में एक्सप्लेन किया जाता है, किया गया भी है। तो यहाँ तो इन्होंने HH बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है इसको लोवेस्ट बताया, जो कि ऑब्वियस सी बात है इनकरेक्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट को लोवेस्ट बताया जा रहा है। और उसके अलावा हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, तो ये क्लियरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट A ऑप्शन डिस्कस करते वक्त भी आपको बोला कि लेस रिएक्टिव मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है उसको हाइड्रोजन जो है वो मेटल में रिड्यूस करेगी, ना कि मोर रिएक्टिव के ऑक्साइड को, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो D एंड E स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, नॉट करेक्ट ही पूछा गया है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। तो आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाया ही जाता है इस चीज़ को, ठीक है। जब हम लोग CH3COO ये क्या लिखा है, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। तो जब हम लोग सोडियम इथेनॉइड लेते हैं और इसको हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, ठीक है। सोडा लाइम में आपका यही दोनों चीज़ों का मिक्सचर आ जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब आप इसको हीट करते हो तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो CH4 होगा, ठीक है। ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट हो गया, इससे CH4 बनेगा। और बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो खेल किया गया है वो ये है कि 1 मोल का मास ना पूछ के प्रोडक्ट के 2 मोल का मास पूछा गया है, ठीक है। तो CH4 के करस्पॉन्डिंग 16 ग्राम और 2 मोल के करस्पॉन्डिंग इसका जो मास बनेगा वो 32 ग्राम बनेगा, ठीक है।
उसके बाद आपका 71, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, पीरियडिन की स्ट्रक्चर को, अब आईआईटी नीट की तैयारी करने वाला बच्चा पीरियडिन की स्ट्रक्चर नहीं जानता हो, ऐसी तो उम्मीद आपसे नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसके सिग्मा पाई बॉन्ड आप क्लियरली काउंट कर सकते हो, इसका आंसर आपका 11, 3 and 1 बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये अब वही बात है, जब मैं एस ब्लॉक पढ़ा रहा था अपने लेक्चर्स में, ठीक है, क्लास में, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था बच्चों को कि आपके एनसीईआरटी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का एक पैराग्राफ है, और वो पैराग्राफ आपको एज इट इज़ भाषा में पूरे सेम वर्डिंग के साथ याद होना चाहिए। और ये सिर्फ इसी बार नहीं, इससे पुराने वाले पेपर में भी पिछले 4-5 साल के अंदर 2-3 बार उस छोटे से पैराग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और बार बार बोला गया था। तो बस वहाँ पे यहाँ पे इसको 200-300 मिलीग्राम बोला था, जिसको इसमें ग्राम में कन्वर्ट करके 0.2 या 0.3 ग्राम में बोला गया है, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ फिर एक माइनर चेंज किया, यहाँ कैल्शियम, वैसे बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग तो क्या पता, चलो केमिस्ट्री के नाते पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी में तो इनको वैसे भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उनको वैसे भी पता होता है कि यहाँ कैल्शियम नहीं बल्कि मैग्नीशियम जो होता है वो आपका कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन ही नहीं कर रहा, यहाँ पहला आंसर आपका क्लियर आंसर है, एनसीईआरटी की बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है आपकी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, वो 200 से 300 मिलीग्राम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 में जो ये एस ब्लॉक का, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम एल्कली मेटल जो होते हैं, एल्कली मेटल के सॉल्यूशंस का जो कलर होता है वो आपका डीप ब्लू कलर होता है, ठीक है, ये सब रटते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर होती है, ये भी सब याद रखते हैं। और इनके पैरामैग्नेटिक नेचर होने का और डीप ब्लू कलर होने का जो कारण होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जबकि इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्लियरली गलत मतलब लिखा हुआ है कि ब्लू कलर जो है वो अमाइड फॉर्मेशन की वजह से है। अमाइड फॉर्मेशन की वजह से नहीं है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ब्लू कलर है, ठीक है। उनके एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से ब्लू कलर है, इसलिए आपका जो स्टेटमेंट ए है वो सही स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट बी जो रीजन आर है वो आपका इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड आंसर है। उसके बाद 74 फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आप बॉयल्स लॉ के करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ बनाते हो, तो बॉयल्स लॉ के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाने के दौरान आपका पी वी ग्राफ जो होता है, ठीक है, या तो पी वी की फॉर्म में ग्राफ बनाते हो, या पी वर्सेस 1/v की फॉर्म में, या log p वर्सेस log v की फॉर्म में, या इस टाइप का ग्राफ बनाते हो आप लोग, ठीक है। पर बनाते p और v ग्राफ हो, तो पहली बात तो ये जो p और यहाँ पे मैं एक ग्राफ और देख रहा था, ठीक है, उस ग्राफ का तो जिक्र ही नहीं करना है अपने को, p और t। अब ये बॉयल्स लॉ के अंडर ही नहीं आएगा। बाकी ये जो 3 ग्राफ हैं आपके, ये बॉयल्स लॉ के अंडर आ रहे हैं, लेकिन उसमें सही गलत जो पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने करेक्ट ग्राफ पूछा है, ठीक है। पीवी ग्राफ आपका इस फॉर्म में होता है, ठीक, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये ग्राफ करस्पॉन्डिंगली और ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेम वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर जिसको हाई बताया उसको ग्राफ को नीचे दिखा रखा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इनकरेक्ट ग्राफ है, ठीक है। और दूसरा ग्राफ आपका जब p वर्सेस 1/v की फॉर्म में बनाते हो तो ये ग्राफ आपका एक लीनियर ग्राफ आता है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन की फॉर्म में आता है। लेकिन इस केस में भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यहाँ वैसे तो 1/v है, लेकिन जब 1/v कांस्टेंट है तो इनडायरेक्टली v भी कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये आपका स्लोप के मायने में उसका स्लोप इंक्रीज होता चला जाएगा, जो कि इस ग्राफ में दिखाया भी गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सेकंड आंसर होगा। उसके बाद ये 75 क्वेश्चन आपको एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक क्लियर कट याद रखने का जो अपना एनर्जी ऑर्डर होता है जिसको याद रख करवाया जाता है, बहुत अच्छे से याद करवाया जाता है कि यहाँ अप टू नाइट्रोजन एक डिफरेंट एनर्जी ऑर्डर फॉलो होता है, नाइट्रोजन के बाद O2 से आगे के लिए एक अलग एनर्जी ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। तो अप टू नाइट्रोजन एक एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर फॉलो होता है, और वो एक्सेप्शनल एनर्जी ऑर्डर आपका क्या होता है, सिग्मा 1s। हालांकि क्लास में तो मैं इसको प्रॉपर डिटेल के अंदर बताता हूँ, यहाँ तो आप सिंपली जो आप जानते हो बस वो सुन लो, ठीक है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर आपका सिग्मा 2s आता है,
फिर आपका सिग्मा स्टार 2s आता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक नॉर्मल एनर्जी ऑर्डर रहा होता, एक्सेप्शनल नहीं आया होता, तो आपका सिग्मा 2pz पहले आता, ठीक है। लेकिन उस एक्सेप्शन की वजह से होता क्या है, यहाँ पे एक पाई 2px का पाई 2py की जो वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे चली जाती है सिग्मा 2pz से, या ऐसे बोला जा सकता है कि सिग्मा 2pz की वैल्यू उस एक्सेप्शन की वजह से इस पाई 2px और पाई 2py से आगे हो जाती है। हाँ, ये एक्सेप्शन सिर्फ इसी पार्ट में होता है, उसके आगे फिर वही एनर्जी ऑर्डर होता है जो जर्नल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो पाई 2px पाई 2py स्टार ये लोग आते हैं, ठीक है। फिर आपका सिग्मा स्टार 2pz आता है, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो आपका ऑप्शंस बन रहा है वो फर्स्ट आंसर बन रहा है, जो कि बहुत क्लियरली है कि याद रखना, मतलब इतना ज़्यादा आपको यूज में लिया जाता है, ये गलत होने लायक है ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 क्लियरली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स में से उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक 76 नंबर क्वेश्चन जो है वो ट्रांस इक्वलाइजर्स करके जो अपना एनसीईआरटी का टॉपिक चलता है, उस टॉपिक में एक अलग हेडिंग आई हुई है, ठीक है। एक हेडिंग नहीं, एक पैराग्राफ में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है कि जो बारबीट्यूरिस एसिड होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ट्रांस इक्वलाइजर बनता है, उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल आपका वेरोनल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, और इवन नीचे उसकी स्ट्रक्चर भी बनाई गई है, ठीक है। तो इसका 76 का जो आंसर है वो आपका फोर्थ आंसर है। यहाँ पे 77 में, ठीक है, ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन ना तो बेंजीनिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है जिसके बेसिस पे आप इसे एराइल बोल पाओ, ठीक है, ना ये बेंजीन के जस्ट बाद वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसके बेसिस पे आप इसे बेंजाइलिक बोल पाओ, ठीक है, और ना ही ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि इसे आप विनाइलिक बोल पाओ, ठीक है। ये आपका बहुत क्लियरली डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसको आप लोग एलाइलिक पोजीशन बोलते हो, तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे एक नॉर्मल सा डिस्कशन, एक नॉर्मल सी चीज़ पूछी गई है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस फॉर्म की होती है। तो अगर आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उस केस में तो आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, लंडन फोर्सेस होंगी, ठीक है, जिसको आप इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोल दोगे, ठीक है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग इंटरेक्शन होते हैं, या पोलर अगर है एक और एक नॉन पोलर है तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, दोनों ही पोलर है तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा। उसके अलावा एक चौथा केस पॉसिबल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, हाँ, कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो विद इन मॉलिक्यूल होती है, वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन पूछा है, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनाती है। तो आप लोग इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए होगा, बी होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, डिस्पर्जन फोर्सेस होगा, यानी ए बी सी ई आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 79 की अगर बात करें, ठीक है, तो 79 में अगर आपको बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट का आइडिया ही नहीं है कि किस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज में लाया जाता है, तो इन्होंने ऐसा दुखी भी नहीं किया आपको, कैटलिस्ट भी इन्होंने खुद ही मेंशन किया, बस केवल इतना आपसे पूछा है कि कौन सा हिट्रोजिनस कैटलिस्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और अमोनिया बनाने में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, वो आपका एक सॉलिड है, ठीक है। तो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए सॉलिड कैटलिस्ट को यूज किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हिट्रोजिनस कैटलिस्ट है। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ ऐसा नहीं कि जिसको आप एनसीईआरटी से याद करके आए हो या जरूरत रहे वो पूछा गया है, इसमें खुद ही बता रखा है कि उस रिएक्शन में कैटलिस्ट किसे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन भी मैं जनरली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त डिस्कस कर देता हूँ, या सॉल्यूशन में जो हेनरी लॉ वाला पोर्शन है उसको पढ़ाते वक्त डिस्कस कर दिया जाता है कि जो ये स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो जब पानी में जाते हैं तो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का या प्रॉपर एयर वाला कंपोजिशन लेके नहीं जाते, बल्कि नाइट्रोजन के बदले में हीलियम को यूज़ करके जाते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या होता है कि हीलियम जो है
वो बहुत हल्का और बहुत छोटा गैस मॉलिक्यूल होने के नाते उसका जो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो कम होता है। इसको मैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के कैटेगरी में केमिकल बॉन्डिंग में भी बताता हूँ, ठीक है। तो इसका वाटर के साथ जो इंटरेक्शन जनरेट होगा वो कम होगा, ठीक है। हीलियम की सोलिबिलिटी नाइट्रोजन के मुकाबले वाटर में कम होती है। तो जब आदमी नीचे जाता है पानी के अंदर, तो क्योंकि नीचे प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ता है तो जो भी गैस वो लेके जा रहा है, चाहे वो हीलियम लेके जा रहा है, चाहे वो N2 लेके जा रहा है, वो उसके ब्लड में डिजोल्व होने लगती है और हाई प्रेशर पे ये डिजोल्यूशन हाई होता है। और जब आदमी वापस ऊपर आता है, ठीक है, तो वो जो डिजोल्व गैस है वो वापस बाहर निकलने लगती है। और होता क्या है कि उस दौरान जब ब्लड में डिजोल्व गैस बाहर निकलती है तो वो उस दौरान बबल्स बनाती है, और उन बबल्स का इफेक्ट ये होता है कि आदमी के शरीर में इतना भयंकर दर्द उठता है, ठीक है, इतना भयंकर पेन उठता है कि आदमी की डेथ तक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या है कि N2 जिसकी वाटर में सोलिबिलिटी कम है वो डिजोल्व ज़्यादा करेगा, तो बाहर निकलते वक्त गैस भी तो ज़्यादा निकलेगी। तो इसलिए हम N2 को अवॉइड करते हैं और हीलियम को हम लोग लेके जाते हैं गैस सिलेंडर में, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में। तो इसलिए हीलियम को, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके, नाइट्रोजन ना यूज़ करके हीलियम को यूज़ में लिया जाता है। लेकिन इसको यूज़ में लिए जाने का जो कारण है वो ऑक्सीजन में सोलिबिलिटी नहीं है, उसका कारण वाटर में सोलिबिलिटी है, ब्लड में सोलिबिलिटी है, ठीक है, सॉल्यूशन में सोलिबिलिटी है। तो इसके भी आप पे जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो सही है, और इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है कि हीलियम हैज हाई सोलिबिलिटी इन O2। तो देखो यार, हीलियम हो चाहे N2 हो चाहे O2, ये सब गैसेस हैं, और गैसेस में कम या ज़्यादा सोलिबिलिटी का सब्जेक्ट मतलब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है। गैसेस आपस में ऑलवेज एक होमोजेनस मिक्सचर बनाती हैं, आपस में एक दूसरे में मिक्स होती हैं। तो चाहे आपका हीलियम O2 हो चाहे आपका N2O2, मिक्स तो सबको ही होना है, ठीक है। तो यहाँ कम ज़्यादा का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो आंसर बनेगा वो A ट्रू और R जो है वो फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 81 क्लियरली डी ब्लॉक पढ़ाते वक्त बताया गया था कि कॉपर +2 कॉपर +1 से ज़्यादा स्टेबल होने का जो कारण है वो यही है कि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर को कंपनसेट कर देती है। इसलिए इसका आंसर आपका जो बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। फिर हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 82 क्वेश्चन की, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पे बेस्ड एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 पहले इस पार्ट का होगा प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन की वजह से ये OH2+ में हो जाएगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के नाते एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के नाते ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये जब निकल जाएगा तो आपके पास बनेगा CH3 CH CH3 और यहाँ CH+ और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और टर्सरी कार्बोकेटाइन में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी के ऊपर जो Br- है वो आके ऐड होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा 82 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप 82 के आगे बढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। तो भैया HCN का जो एडिशन है वो तो इन्होंने खुद ही करवा के दे दिया है, और पता भी है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जब HCN ऐड होता है तो साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो H वाला पार्ट है वो डबल बॉन्ड O के ऊपर ऐड होते हुए उसको OH में बदल देता है, और जो CN वाला पार्ट है वो कार्बन के साथ चला जाता है, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन होती है। जब आप इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो प्लस हीट भी कर रहे हो, ये भी ध्यान है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 या CN ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोलाइज्ड होते हुए वो कन्वर्ट हो जाएगा COH के अंदर, ठीक है। CN ग्रुप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड होता है, और हाइड्रोलाइज्ड होते हुए वो पार्शियल हाइड्रोलाइज जब CN होता है तो अमाइड बनता है, CONH2 बनता है, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होती है तो COOH बनता है। और दूसरी तरफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग इफेक्ट के चलते आपको पता ही है एल्कोहल जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करने पे डिहाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये OH ग्रुप है उसके और इस बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन के थ्रू हो जाएगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और CN ग्रुप जो है वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो आंसर बनेगा वो फोर्थ आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 में जो ΔG है किसी रिएक्शन के लिए तो वो सब लोगों को पता है, ठीक है। ΔG जो आपका होता है वो -NFE सेल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा,
और वैसे भी इस रिलेशन से ही दिख रहा है कि डेल्टा जी होता है जो है वो उसकी वैल्यू रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, एन जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, जो कि रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया गया इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो डेल्टा जी है वो इस एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बार बार बताया जाता है, इलेक्ट्रो प्लस थर्मोकेमिस्ट्री दोनों को कंबाइनली अगर बोलूँ, ठीक है, तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बार बार पढ़ाया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में कि जो आपके डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा ये ई, ये जो भी हैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, 1 मोल को जलाने पे 100 जूल एनर्जी निकलेगी तो 2 मोल को जलाने पे 200 जूल निकलेगी, ये ओबियस है। ठीक है, तो ये सब एक्सटेंसिव होते हैं, लेकिन जो आपका ये ई सेल वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है ये सब इंटेंसिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। और क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसीलिए वो रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगी, इसलिए आपका ये जो लाइन है डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये अपने आप में इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है और आर जो है वो अपने आप में ए का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार पढ़ाया जाता है, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एलिमेंटल एनालिसिस वाला पार्ट है। ठीक है, तो जब आपके पास किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी रहता है, सल्फर भी रहता है, तो उस दौरान सोडियम एक्सट्रैक्ट के दौरान, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये सब लोग मिलके आपको जो एनाइन देते हैं, NaSCN देते हैं, सोडियम थायोसाइनेट देते हैं। और ये सोडियम थायोसाइनेट आयन जो होता है ये फेरिक आयन के साथ रिएक्ट करते हुए आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है जिसको जनरली लोग क्या है कि SCN और 2+ लिख के केवल छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से इसके अंदर जो है ब्लड रेड कलर आता है, इसका जो कलर होता है ब्लड रेड कलर होता है। हालांकि इसको अगर सही ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला इस तरीके से होता है, मैं क्लास में बोलता भी हूँ कि ये डायरेक्ट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या इसका एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स वाला जो फॉर्मूला है वो कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इस कंपाउंड की वजह से इसके अंदर आपका ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर अपने बात करें तो ये जो रिएजेंट है, ये जो इन्होंने ये रिएजेंट दिखा के जो बच्चों को डराने की कोशिश की है, तो ये आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ये टॉलरेंस रिएजेंट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो अपना होता है टॉलरेंस रिएजेंट, ये वही है। ठीक है, और टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो आपका एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो आपका कीटोन जो है वो कीटोन की फॉर्म में ही रहेगा और जो एल्डिहाइड पार्ट है वो आपका COO- में कन्वर्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। वैसे तो 87 इतना ज़्यादा आसान है कि अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड का ही फॉर्मूला पता है तो आपको इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग ही आंसर डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, आपका H2SO4 अगर बोलूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर सब बच्चों को पता होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि PMT की तैयारी कर रहे हो और हम लोगों को टारगेट बैच में आने के बाद 12th में आने के बाद भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ना पता हो। एक ये हो गया, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग आप नंबर ही नहीं सकते। ठीक है, बाकी जो आप ये आपका सल्फ्यूरस एसिड है H2SO3, ठीक है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है और H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, H2S2O8। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इन सब में पता होना चाहिए आपको कि एक परोक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, और इस परोक्सी लिंकेज की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, तो एक डबल O रहेगा और यहाँ एक OH रहेगा। ठीक है, तो ये परऑक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर आपका एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डबल बॉन्ड OO है सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पे परऑक्सी लिंकेज ना होकर डायरेक्टली SOS लिंकेज हो जाएगी, ये वाली लिंकेज हो जाएगी, बाकी पार्ट इसका सेम रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड O भी उसी तरीके से रहेंगे, एक OH भी उसके ऊपर उसी तरीके से रहेगा। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 88। ठीक है, और ये सब नंबर गिनते हुए इसका आंसर बनेगा वो सेकंड आंसर बनेगा 87। सॉरी 88 एक बहुत ही इजी, बहुत ही
सिंपल सा बैलेंस करने वाला रिएक्शन है, ठीक है। और इसको कैसे बैलेंस करना है उसको देख लो। भाई लोगों, तो यहाँ पे जो आप लोगों का 88 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नॉर्मल सी बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका Cr2, ठीक है, O7 2 माइनस दिया हुआ है, 2 माइनस है सॉरी। और अगला आपका सल्फाइड आयन है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंगली प्रोडक्ट में आपको जो है क्रोमियम 3+ दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों को SO4 2 माइनस दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट में। तो आप देख सकते हो क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 फॉर्म में। तो जो एक क्रोमियम है वो +6 से +3 में जाने के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 2-2 क्रोमियम है, और 2-2 क्रोमियम होने के नाते, ठीक है, 2-2 क्रोमियम होने के नाते ये टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। सल्फर आपका प्लस यहाँ पे 4 में, ठीक है, जा रहा है +6 में, ठीक है। तो +4 से +6 में जाने का मतलब ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सिंपल रेशियो में बदलोगे तो ये आपका 3:1 रेशियो आ रहा है, ठीक है। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब 3:1 रेशियो के अकॉर्डिंग इधर 1 आएगा और इधर आपका 3 आएगा, ठीक है। और इसी चीज़ को जब आप यहाँ बैलेंस करोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका काम होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना, जो कि सीधे सीधे गिनती से बैलेंस हो जाते हैं। 7 और 9, यहाँ 16 ऑक्सीजन है, यहाँ देखा जाए तो 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 7 और 9, यहाँ 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस है। और 4 ऑक्सीजन का डिफरेंस है तो यहाँ जिधर एसिडिक मीडियम में जिधर आपका ऑक्सीजन कम होता है उधर उतना ही वाटर जोड़ते हुए उसके अपोजिट साइड में आपका डबल यानी 8H+ आप ऐड कर देते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर बन गया आपका वो दिख ही रहा है 138। ये उसके कोफिशिएंट्स होंगे, रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 NCERT का एक क्वेश्चन, ठीक है। इवन मैं जब ये वाला टॉपिक कुछ बैचेज में जहाँ भी पढ़ा रहा था तो पढ़ाते वक्त मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपका जो ये NCERT में एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, ठीक है। उस टेबल के अंदर जो अलग अलग आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉलिड सोल के, ठीक है, फॉर्म के, जेल के, इमल्सन्स के, वो सब एग्जाम्पल आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है। आजकल का पैटर्न ही ऐसा है कि जो आपको ये याद करने वाली चीज़ है वो होनी ही होनी चाहिए याद, ठीक है। तो आपका जो 89 है उसका ये जो प्यूमिक स्टोन है वो NCERT में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, सॉलिड सोल के एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, पहली बात वो सेंट्रल मेटल एटम के अबाउट चिलेशन करते हैं, साइक्लाइजेशन करते हैं। उस चिलेशन और उस साइक्लाइजेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आती है। तो इसका जो मेन मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो यहाँ 2-2 डाइडेंटेड लिगेंड्स होने की वजह से, 2-2 रिंग बनने की वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 में जब आप लोग PH CH2O PH लेते हो, ठीक है, तो एज यूजुअल जब HI से इसकी रिएक्शन होती है तो सबसे पहला काम इसका प्रोटोनेशन देना, प्रोटोनेशन करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला स्टेप NCERT आप सबने पढ़ी हुई है, क्लियरली मेंशन भी है। ईथर का जब हम लोग HI से रिएक्शन कराते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल पार्ट, ये SN1 मैकेनिज्म से भी हो सकती है और SN2 से भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्टली बेंजीन ग्रुप है, और जो बेंजीन ग्रुप होता है वो आपका ना तो SN1 देता है ना आपका SN2 देता है। तो जो आयोडीन है वो ऐसे केस में ना तो SN1 के थ्रू ना SN2 के थ्रू इस बेंजीन वाले कार्बन के साथ जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो आपका आयोडीन है I- वो केवल इसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अटैक करते हुए इस ग्रुप को यहाँ से निकलने के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। तो आयोडीन आपका जाएगा PHCH2I की फॉर्म में, और ये जो पार्ट है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा PHOH की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें,
क्वेश्चन नंबर 92 में आपका जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला पार्ट है, तो यहाँ नॉर्मल एल्डिहाइड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो आपका एल्डिहाइड वाले पार्ट को एल्कोहल वाले पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, तो आपका इथाइल एल्कोहल बन गया, ए हो गया ये आपका, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 का काम आप सबको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करवाना। अभी इसी सेम पेपर में हम लोग एक जगह इसकी बात किए थे, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके ऊपर HBr की रिएक्शन करवाई गई है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी HBr की यहाँ पे, और CH3 CH2Br, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बना C वाला, ठीक है। अब इसको जो है रिएक्ट करवाया गया है ब्रोमोबेंजीन के साथ, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है सोडियम इन ड्राई ईथर के अंदर, ठीक है। तो ये तीन नाम आप सारे लोग सुनते हो, एक वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन और एक फिटिग रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप लोगों के पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, एक एराइल हैलाइड होता है, दोनों के बीच का हैलोजन गायब करते हुए उनके कार्बन को आपस में जोड़ देना होता है वुड्स फिटिग रिएक्शन में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में ये जो CH3 CH2 है और बेंजीन का जो Br है वो वहाँ से हटाते हुए इसका जो CH3 CH2 है उसको ब्रोमीन के बदले में आप वहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 NCERT की स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पार्ट में NCERT की स्टेटमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपका चाहे आपका ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, तो जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाते हैं तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाने के दौरान एक चीज़ और पढ़ाई जाती है कि जब आपका बीटा हाइड्रोक्सी जब आपके जिस कार्बन पे OH है वो आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन हो गया। इस बीटा कार्बन पे कोई भी दानव टाइप ग्रुप से मेरा मतलब है जो स्ट्रॉन्ग -I-R लगाने वाला ग्रुप है, ठीक है। चाहे आपका NO2 लगा हुआ हो, चाहे आपका ये CN लगा हुआ हो, चाहे आपका COH लगा हुआ हो, चाहे आपका एल्डिहाइड कीटोन लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये जो भी दानव ग्रुप लगा रहता है जो स्ट्रॉन्ग -I-R लगाने वाला ग्रुप होता है उस केस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो होती है वो आसान हो जाती है, ठीक है, बीटा कार्बन के ऊपर। तो अब आप इसका थर्ड ऑप्शन देखो, इस कार्बन पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। इस वाले कार्बन के ऊपर आपके पास OH है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। और इसके बगल वाला ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के ऊपर आपके पास क्या लगा हुआ है NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दानव टाइप ग्रुप लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग -I-R वाला ग्रुप लगा हुआ है। और इस वजह से इसका जो है डिहाइड्रेशन काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर मैं बात करूं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 S सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC, ठीक है। तो ये तो आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है, वो क्यूब के एज के सेंटर पे लाई करता है, ठीक है, बॉडी सेंटर के अलावा। और क्यूब के एज के सेंटर पे जब लाई करेगा तो इसका जो क्यूब का एज है, ठीक है, आप सबको पता है एक क्यूब का जो एज होता है वो आपका 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है, ठीक है। एक क्यूब का जो एज होगा वो आपका 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। यहाँ बोर्ड पे मुझे बनाने में तकलीफ हो रही है इस मार्कर से, ठीक है। तो आपका ये जो एज है ये इस क्यूब के साथ, इसके ऊपर पड़ने वाले क्यूब के साथ, इसके लेफ्ट में भी इसी तरीके से जो 2 क्यूब पड़ेंगे उनके साथ, ठीक है। टोटल 4 क्यूब के साथ ये शेयर होगा, इसलिए एक क्यूब के अंदर जो इसका फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 96 है, ठीक है, जो मेटलर्जी पढ़ाते वक्त जो मैंने लास्ट रिक्वेस्ट अपने बच्चों से की थी कि हाँ ये जो आपका ब्लास्ट फर्नेस की अलग अलग टेम्परेचर जोन में जो रिएक्शंस दी हुई हैं इनको आपको अच्छे से याद करके चलना है। तो ये उसी चीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये ब्लास्ट फर्नेस के 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर के, 500 से 900 केल्विन टेम्परेचर के रेंज में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये 900 से 1500 के लिए नहीं है, ये 500 से 900 के बीच की रिएक्शन है। और यहाँ वाला इसके लिए जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट आंसर बनेगा। ब्लास्ट फर्नेस की अलग अलग जोन में NCERT में क्लियर कट रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है,
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं अपने पास। तो 97 वाला ये तो क्लियर कट आपका फॉर्मूला ही है, आपका डायरेक्ट रिलेशन भी है कि डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा ई या डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। उसके बाद इसमें बोला गया है कौन सी स्पीसीज में हैक्कल्स रूल फॉलो होता है, हो रहा है। ठीक है, तो हैक्कल्स रूल के नाम पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, ठीक है, वो 4n+2 जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, ठीक है, 4n+2 की फॉर्म में आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू जो 4n, सॉरी ये 4 पाई नहीं था, 4n था ये। जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैल्यू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जहाँ होगी, ठीक है, वो आपका हैक्कल्स रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ आप गिनती गिनो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, टोटल मिला के इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जो कि इस रूल में, ठीक है, n की वैल्यू पहली बात 0 रखने पे, 1 रखने पे, 2 रखने पे ये वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। एक बार 2 आएगी, एक बार ये वैल्यू 6 आएगी, एक बार ये वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग 10 हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी जब आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती गिनोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ये जो 2 नेगेटिव चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रॉन डांस करेंगे रेजोनेंस में, टोटल मिला के यहाँ भी आपका 6 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो इसलिए ये भी इसी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपके पास फिर से 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 क्यों है? डबल बॉन्ड का 2 प्लस नेगेटिव चार्ज के नाम पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये साफ साफ लोन पेयर दिखा रखा है वहाँ पे। ठीक है, तो इन 2 की वजह से टोटल मिला के यहाँ भी 4 हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इस केस में आपके पास प्लस है। ठीक है, तो ये भी हैक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस के नाम पे वहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी मिला के आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब ये वाला नंबर आ जा रहा है इस केस में। तो आपका 5वां जो है वो भी इसी में काउंट होगा। ठीक है, फिर आपके पास ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग में आपके पास टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, और वैसे भी ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डीलोकलाइज्ड भी नहीं होते टब शेप की वजह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये 7 नंबर। ठीक है, तो पहला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, और ये आपका जो 7 नंबर है ये भी होगा। ठीक है, 6 और 4 10, 10 और 4 14। ठीक है, तो जब आप इस n को 3 रखते हो तो ये वैल्यू आपकी 14 आती है। तो यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसलिए आपका पहला, दूसरा और ये 7वां, ठीक है, और ये 5वां, टोटल मिला के 4 जो स्पीसीज हैं वो हैक्कल्स रूल को या हैक्कल्स नंबर को फॉलो कर रही है, हैक्कल्स रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 के करस्पॉन्डिंगली आप जो है सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, डेल्टा जी नॉट बराबर जो होता है वो -RT/ln के इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ABCD की दी हुई है, और ABCD की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई होने के नाते इसका जो इक्विलिब्रियम वैल्यू बनेगा, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू, वो आपकी बनेगी 10 × 6। ठीक है, और डिवाइड में आपका 2 × 3। ठीक है, तो इससे आपका ये वैल्यू 10 आ रहा है, और 10 वैल्यू आ रहा है तो इसको आप यहाँ पे रखोगे, तो जो आप ln को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, और वहाँ से जब आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने जाते हो तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है 1381.8 कैलोरीज में, नेगेटिव में ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म्स MO ऑक्साइड्स विच आर आयनिक। ठीक है, वैसे इस स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त जो एक चीज़ मेरे दिमाग में गई कि यहाँ क्वेश्चन देने वाले का जो मकसद है ट्रांजिशन मेटल से वो 3D सीरीज एलिमेंट्स हैं, वो 4D 5D को नहीं डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें अगर हम लोग स्कैंडियम की बात करें तो क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको बार बार बताया जाता है कि स्कैंडियम केवल +3 बनाता है। बाकी जो ट्रांजिशन मेटल हैं, ठीक है, चाहे आपका कोई भी आयरन है, चाहे कॉपर है, चाहे आपका कोई भी आप ले लो, वेनेडियम ले लो, हर कोई जो है वो MO टाइप का ऑक्साइड बनाता जरूर है। हाँ, MO के अलावा भी कोई और बना सकता है, लेकिन MO टाइप का ऑक्साइड उसका होता ही होता है। ठीक है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का उसका ऑक्साइड होता है, और क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पोलराइजिंग पावर इतनी हाई नहीं होती, इसलिए इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जबकि ये ध्यान रहे कि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर। ठीक है, अब स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 है,
मैंगनीज का ग्रुप नंबर आप अगर निकालोगे तो वो 7 नंबर ग्रुप है, ठीक है। और इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो उनके ग्रुप नंबर के करस्पॉन्डिंग आ रही है। स्कैंडियम से लेकर Mn तक ऐसा ही होता है, ठीक है। स्कैंडियम का अपना +3 हाईएस्ट है, टाइटेनियम का +4 हाईएस्ट है, ये वेनेडियम का +5 हाईएस्ट है, क्रोमियम का +6 हाईएस्ट है, मैंगनीज का +7 हाईएस्ट है, ठीक है। तो इनका जो ग्रुप नंबर है वही इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि इनकरेक्ट बोला गया है। बेसिक करेक्टर जो होता है, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो बेसिक करेक्टर घटता है, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है कि V2O3 जिसमें वेनेडियम +3 में है, ठीक है, V2O5 जिसमें वेनेडियम +5 में है, वहाँ तक जाने से उसकी बेसिक नेचर बढ़ रही है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो इसलिए ये अपने आंसर में रहेगा। फिर V2O4, तो NCERT में बहुत क्लियरली बोला गया कि जो V2O4 है, इस भाई साहब को V2O4 भाई साहब को V2O5 का अलग से बताया गया, V2O4 का अलग से बताया गया। और V2O4 भाई साहब जब इसमें मिक्स किया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में, ठीक है, एल्कली सॉल्यूशन में, तो सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये VO प्लस टाइप का कुछ आयन बनाता है, ना कि ये VO4 3- टाइप का बनाता है, ठीक है। तो VO प्लस टाइप का कुछ केस इसमें बनता है। तो आपका जो आंसर इसमें इनकरेक्ट बन रहा है, C और D इनकरेक्ट बन रहा है। हाँ, CRO जो है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का है, वो बेसिक होता है, क्रोमियम +3 एम्फोटेरिक होता है। ये तो क्लास में पीरियोडिक में भी पढ़ाया जाता है, D ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है। तो ये वाली सही स्टेटमेंट है। तो आपका C और D यहाँ इनकरेक्ट होने के नाते इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा, ठीक है। और फाइनली अगर इस पेपर को लेके थोड़ा भी अपने अगर बोल लें तो जो एज यूजुअल आपको पिछले 3 सालों से करने को बोला जा रहा है, अलग अलग हर बार जो स्टूडेंट को बोला जा रहा है, ठीक है, वही आपको बोला गया था और वही आपने किया, तो अच्छी बात है कि आपको ये जो 4-5 टॉपिक NCERT के हैं, ठीक है, लास्टली फिर, ठीक है, बायोमोलिक्यूल हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हुआ, मेटलर्जी हुआ, पॉलीमर हुआ, इनका वर्ड टू वर्ड NCERT आपको, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, इनका वर्ड टू वर्ड NCERT आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग बार बार बोलने के बावजूद करते नहीं हो, ठीक है। तो यही है, बाकी चैप्टर के बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, इन्हीं में से बच्चों को फंसाया गया याद करने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। और बच्चों ने जिन्होंने याद किया है या जिनकी याददाश्त अच्छी है, ठीक है, वो तो इस पेपर में बहुत अच्छा करके आए होंगे, ठीक है। चलो, ये केमिस्ट्री सेक्शन अपना डिस्कस हो गया, बाकी पोर्शन अलग से।